हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th की केमिस्ट्री जो है रसायन शास्त्र, उसकी शुरुआत करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए होगा। और ये होगा हमारा पहला अध्याय, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, या जिसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो एक लाइन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं कि लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। आज से पहले अगर आपने केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो भी अभी जो हम लोग सीखेंगे वो क्या होगा, आपको समझ में आएगा। तो केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले केमिस्ट्री में कुछ बेसिक है जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर ये बेसिक आप नहीं जानते हैं तो आज की क्लास में हम लोग इस बेसिक को भी क्लियर करेंगे और फर्दर हम अपने जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा है कि तत्वों के नाम और उसके संकेत आपको पता होने चाहिए। और दूसरा है कि तत्व या मूलक, अब मूलक क्या होता है ये भी बताएंगे हम। इसकी संयोजकता आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों बात भी पता है तो क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर को एकदम मक्खन की तरह क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि एक्सपेक्टेशन रहता है कि तत्व और उसका संकेत तो पता ही रहता है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne। उसके बाद सोडियम का संकेत Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, उसके बाद सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटासियम का K, कैल्शियम का Ca। उसके बाद स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वैनेडियम का V, क्रोमियम का Cr। उसके बाद मैग्नीज का Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni से नियॉन होता है, Ni से क्या होता है, निकेल। कॉपर का Cu और जिंक का Zn। उसके बाद सोना का होता है Au, चांदी का Ag, प्लेटिनम का Pt, लेड का Pb और मरकरी का Hg होता है। तो इतना संकेत आशा करता हूँ कि आपको क्या समझ में आ रहा होगा। और इतना जो है तत्व का नाम क्या, अगर संकेत नाम है हाइड्रोजन तो उसका संकेत क्या होगा, H। इतना आपको बेसिक में पता होना चाहिए। अब हम लोग दूसरा टॉपिक का बात करते हैं, तत्व या मूलक की संयोजकता। अब इसमें भी हमको बहुत सारा नहीं पढ़ना है, जितना आपको लिखा दे रहे हैं इतना अगर पता है तो काम चल जाएगा। देखिए, तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट, मूलक को रेडिकल बोला जाता है। मूलक के बारे में समझिए। जैसे देखिए, कोई भी चीज़ दिया हुआ है, जैसे क्लोरीन या फिर SO4, यहाँ पर एक क्या है, क्लोरीन है सिर्फ, और यहाँ पर क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन। एक से ज़्यादा क्या है, तत्व का परमाणु है। तो चाहे एक तत्व हो या एक से ज़्यादा तत्व हो, इस पर जब कोई चार्ज होगा, यानी कोई क्या होगा, आवेश होगा, जैसे इस पर ऋण आवेश है, इस पर भी क्या है, ऋण आवेश है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मूलक कहेंगे। यानी परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर कोई आवेश उत्पन्न होता है उसे, यानी जिस पर कोई आवेश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। तो जैसे क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मूलक हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, तो जो भी होगा, अगर परमाणु या परमाणु समूह के ऊपर क्या होगा, कोई आवेश ले रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, मूलक है। अब मूलक में हम लोग देखते हैं कि किस तत्व का या किस मूलक का हमको जो है संयोजकता पता होना चाहिए क्लास 10th की केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्व में। तो तत्व में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सोडियम का Na और पोटासियम। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी संयोजकता हम लोग देखते हैं कितना होता है, संयोजकता 1। इस सब की संयोजकता, यानी हाइड्रोजन की संयोजकता 1, लिथियम की 1, सोडियम की 1, पोटासियम 1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी संयोजकता कितनी होगी, 1। उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक,
ऑक्सीजन, सल्फर और Pb लेड, इस सब की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। इस सब की संयोजकताएं 2 होती है। उसके बाद नाइट्रोजन और एल्युमिनियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3। तो तत्व में बस इतना अगर आपको याद है तो क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन को कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और याद रहना चाहिए, कार्बन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इसके अलावा और अगर कुछ ध्यान में रखना चाहिएगा तो Fe और Cu यानी कॉपर, Fe और Cu की संयोजकता ज़्यादातर केस में 2 होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 2 होती है, ज़्यादातर केस में कितना होता है? 2 होता है। ठीक, तो ये आपको क्या पता होना चाहिए। कार्बन का तो 4 होगा, या यहाँ लिख ही देते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? कार्बन की संयोजकता 4। बाकी कॉपर और आयरन की संयोजकता क्या हो सकती है? मतलब ज़्यादातर केस में 2 होता है। उसके बाद हम लोग मूलक की बात करते हैं, तो मूलक का हम लोग नाम भी देखेंगे और उसकी संयोजकता भी देखेंगे। तो देखिए मूलक की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला है हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का होता है OH, अमोनियम। अमोनियम का होता है NH4। उसके बाद नाइट्रेट। नाइट्रेट का होता है NO3। इस तीनों की संयोजकता कितनी होती है? इसकी जो संयोजकता है तीनों की कितनी होती है? 1। उसके बाद सल्फेट, सल्फेट होता है SO4। सल्फाइट, ये होता है SO3। और कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3। इस तीनों की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। उसके बाद एक होता है फॉस्फेट, PO4। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे HSO4 या HSO3 या फिर HCO3, HPO4, तो ये हो जाएगा बायसल्फेट, बायसल्फाइट, बायकार्बोनेट, बायफॉस्फेट, या इसी को कहेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन फॉस्फेट। इस सब की संयोजकता कितना हो जाता है? 1। इस सब की संयोजकता कितना हो जाता है? 1। तो मूलक में जो महत्वपूर्ण मूलक हैं उसको हम लोग यहाँ देख लिए, मूलक को हम लोग यहाँ देख लिए, और तत्व में जो क्या है महत्वपूर्ण तत्व है उसको हम लोग यहाँ देख लिए। तो अभी तक हमने देखा तत्व का नाम और उसका संकेत। तत्व का नाम देखे और क्या देखे? उसका संकेत। और दूसरी हमने बात करी किसकी? संयोजकता की। तो अगर इतना आपको पता है, कॉपी में कहीं पर भी ये आप लिख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अगर इतना आपको पता है तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोई भी रिएक्शन को समझ सकते हैं या क्लास 10th की केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10th की केमिस्ट्री को समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसको समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कहता है पदार्थों के बीच होने वाली ऐसी क्रिया जिससे नए पदार्थ का निर्माण हो। नए पदार्थ का मतलब ये जो पदार्थ बनेगा इसका गुण जिस पदार्थ से ये बना है उस पदार्थ से क्या होगा? अलग होगा, भिन्न होगा। तो जब नए पदार्थ का निर्माण किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से होता है तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और चूंकि और पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन, तो आपको पता है रासायनिक परिवर्तन में ही नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा हमारा? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है हमारा? रासायनिक
परिवर्तन। कहेंगे पदार्थों में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या नए पदार्थ का निर्माण होता है, और उनके बीच होने वाली जो अभिक्रिया है या फिर जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं समीकरण के बारे में। तो पदार्थों के बीच जो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको जब हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, तो वो प्रक्रिया हमारा निरूपण कहलाता है। निरूपण का मतलब रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना। निरूपण का क्या मतलब होता है, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना या दिखाना। तो क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने या दिखाने की जो प्रक्रिया है वो निरूपण कहलाती है। अब निरूपण दो तरह का होता है, या तो हम रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग ले रहा है और बन रहा है उसका नाम लिख देते हैं, या उसके नाम के जगह सूत्र या फिर उसका संकेत लिख देते हैं। तो क्या कहेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का निरूपण उसके नाम के साथ किया जाता है तो वो हमारा कहलाता है शब्द समीकरण। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण। और जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तथा उससे बनने वाला पदार्थ का जो निरूपण है वो उसके सूत्र और संकेत के रूप में होता है तो वो हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो समीकरण क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने की विधि। अब जब समीकरण में हम रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों का नाम लिखेंगे तो उसे हम लोग शब्द समीकरण कहेंगे, और जब समीकरण में हम रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों के सूत्र या संकेत लिखेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल। तो जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनते हैं उसे प्रतिफल कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि जो भी प्रक्रिया हो रही है पदार्थों के बीच, और अगर उससे नए पदार्थ बन रहा है, यानी अगर पदार्थों के बीच रासायनिक परिवर्तन से नए पदार्थ बनते हैं तो पदार्थों के बीच होने वाली जो ये अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा ही एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के बाद हम लोग समझ रहे थे क्या, समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम दिखाएंगे कैसे, तो दिखाने की दो विधि है। दिखाना इन द सेंस निरूपित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने की दो विधि है, एक है शब्द समीकरण, दूसरा है रासायनिक समीकरण। तो शब्द समीकरण का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जब हम नाम का प्रयोग करके उसको दिखाते हैं या निरूपित करते हैं तो इस प्रकार बना जो समीकरण है वो हमारा शब्द समीकरण कहलाता है। और जब हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के सूत्रों या संकेतों के माध्यम से उसका निरूपण करते हैं तो इस प्रकार बना समीकरण हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेंगे उसे अभिकारक, जो बनेंगे उसे प्रतिफल कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों आपस में अभिक्रिया करके सी बनाया, तो यहाँ ए और बी क्या हो जाएगा, हमारा अभिकारक हो जाएगा और सी हमारा प्रतिफल हो जाएगा। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। यदि अभिकारक की संख्या एक से अधिक है तो उसके बीच प्लस देंगे, अगर प्रतिफल भी एक से अधिक होता तो उसके बीच भी क्या देते, प्लस देते। तो ये सब तो बेसिक है। अब हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। कई बार आपको C+O2 मिलता है, H2 + Cl2 मिलता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे C+O2 मिलकर CO2 बनाया और H + H2 और Cl2 मिलकर क्या बनाया, HCl। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर C2 क्यों नहीं है, C अकेला दिया हुआ है और यहाँ O2 क्यों दिया हुआ है। तो देखिए कुछ ऐसे क्या हैं तत्व हैं जो कि जब भी हम लोग रासायनिक अभिकरण में उपयोग करेंगे तो उसको, जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखे तो ऑक्सीजन के तरह ही कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको हम लोग 2 के रूप में लिखते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर कुछ आता है जैसे कार्बन आ गया तो उसको हम लोग C लिखे हैं। तो वो कौन कौन से तत्व हैं उसको हम लोग यहाँ देखते हैं।
तो वो बस इतना 5 तत्व जो है ये जब भी आएंगे तो इसको F ना लिखकर, जैसे ये क्या है तत्व है, और रासायनिक अभी समीकरण में जो इसका रूप होगा रासायनिक समीकरण में इसको F को क्या लिखेंगे F2 लिखेंगे, O को क्या लिखेंगे O2, N को क्या लिखेंगे N2, Cl को Cl2, हाइड्रोजन को H2। क्लास 10th में इससे बाहर आपको नहीं आने वाला है। तो जब भी ऐसा, इसको याद कैसे करेंगे तो याद कर लीजिए, फोन कल है, तो फोन से PON, कल से Cl और H से है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और क्या हाइड्रोजन। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे ये हमारा तत्व है, और ये जब भी रासायनिक समीकरण में आएंगे तो F ना लिखकर, आप देखिए इसमें जैसे क्या है C नहीं है, इसमें कहीं C है नहीं, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग C को C ही लिखे हैं, C को C2 नहीं लिखे हैं। इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इससे क्या है अलग है। अब इसका बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बाकी हमारे काम की जो चीज़ है उसको हमने यहाँ देख लिया है। तो जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, चाहे वो क्या हो, प्रतिफल में ऑक्सीजन आए या फिर बाहर आए, जैसे देखिए पोटासियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है KCl और O2। O2 क्यों लिखे, यहाँ ऑक्सीजन भी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन O2 क्यों लिखे, क्योंकि देखिए हमने बताया कि इस पांचों में से जो भी आएगा, चाहे वो क्या हो अभिकारक के साइड हो या प्रतिफल के साइड, तो ऑक्सीजन ना लिख के और उसके जगह पर क्या लिखेंगे O2 लिखेंगे। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ आ गया हो। अब हम लोग समझते हैं कि जैसे कि H और Cl मिलकर HCl बनाता है, HCl2 क्यों नहीं बनाता है, या फिर H2Cl क्यों नहीं बनाता है। जैसे H2 और O2 मिलकर H2O बनाता है, H2O3 ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो ये सूत्र निर्माण जो होता है ये बेसिकली संयोजकता का ही खेल है, संयोजकता का क्या है खेल होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो किस प्रकार का सूत्र का निर्माण होता है। तो उसके लिए आपको संयोजकता पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने देखा। तो एक बार जल्दी से जो हमारा महत्वपूर्ण तत्व था उसका संयोजकता और जो हमारा मूलक है उसका संयोजकता लिख देते हैं, ताकि जब भी हम उसका उपयोग करें सामने से आपको दिखा पाएँ कि हाँ देखिए इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसकी संयोजकता 1 होती है। उसके बाद मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सल्फर और जिंक, कैल्शियम, बेरियम, लेड, इसकी संयोजकता 2 होती है। नाइट्रोजन, एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। उसके बाद OH हाइड्रोक्साइड, NO3 नाइट्रेट और NH4 अमोनिया, इसकी संयोजकता 1 होती है। और उसके बाद सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, इसकी संयोजकता 2 होती है। फॉस्फेट, इसकी संयोजकता 3 होती है। अब हाइड्रोजन सल्फेट या बायसल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड या बायसल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बायकार्बोनेट और हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसकी संयोजकता 1 होती है। तो ये हैं हमारे महत्वपूर्ण तत्व और उसके तत्व और क्या हैं उसके संकेत या मूलक और उसके संकेत, जो कि हमें क्या करेंगे मदद करेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि अगर F है तो इसको F2 के रूप में लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो इसको O2 के रूप में, है ना। और अगर हाइड्रोजन है तो इसको, अगर नाइट्रोजन है तो इसको N2 के रूप में लिखेंगे, हाइड्रोजन है तो इसको H2 के रूप में लिखेंगे, Cl है तो इसको Cl2 के रूप में लिखेंगे। ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग इसका क्या करेंगे उपयोग करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि कैसे किसी के भी अभिक्रिया करने से किसका निर्माण होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना है रासायनिक अभिक्रिया में एक्चुअली होता क्या है, यानी इसकी क्रिया विधि किस तरह की है। क्रिया विधि, तो क्रिया विधि कहता है कि जो अभिकारक है इसके परमाणु पहले अलग हो जाएंगे, इसके जो परमाणु होंगे वो पहले क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे, और फिर आपस में मिलकर
प्रतिफल के अणु बनाएंगे। अणु बनाएंगे। ये तो भाषा में लिख लिए, इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे बनाता है, क्योंकि भाषा से तो हमें समझ आता नहीं है। जैसे देखिए H2 और Cl2, इससे कैसे बनता है HCl, इसको हम लोग देखते हैं। तो H2 से क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के पहले अणु परमाणु अलग हो जाते हैं। तो H2 में क्या है, 2 H है, तो ये H जो है ये क्या है, परमाणु। जैसे Cl2 का परमाणु क्या है, Cl और Cl। HCl का परमाणु क्या है, H और Cl। तो देखिए सबसे पहले क्या होंगे, H2 से एक प्रकार के परमाणु H बाहर आ जाएंगे और Cl2 से एक प्रकार के परमाणु Cl बाहर आ जाएंगे। अब ये परमाणु आपस में, तो क्या हुआ, पहले अभिकारक के परमाणु अलग हो गए। अब ये परमाणु आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, यानी संयोग करेंगे। तो आपस में संयोग जो करते हैं, तो आपस में संयोग करने की क्षमता जो है संयोजकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1, और इसकी भी 1, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आपस में संयोग करेंगे और उससे प्रतिफल के अणु बनेंगे। तो उसका सूत्र कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, H1 लिखेंगे और Cl भी 1 लिखेंगे। तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो यानी कि H और Cl के परमाणु के बीच जब संयोग होगा तो क्या बनेगा, HCl। तो इसीलिए यहाँ पर जो सूत्र हमारा आया वो क्या आया, HCl। अब जैसे दूसरी अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं, H2 और O2 से H2O, यानी जल कैसे बनता है। H2O किसका सूत्र होता है, जल का। तो देखिए, तो H2 से H के परमाणु बाहर आएंगे, O2 से O के परमाणु बाहर आएंगे। अब देखिए H की संयोजकता कितनी होती है, 1, वहाँ देखिए, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। तो जब ये क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो क्या होगा, इसकी संयोजकता का अदला बदली होगा और क्या बनेगा, H2O1। 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। तो इससे जो, यानी हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच आपस में अभिक्रिया करने से H2O नाम के अणु बनते हैं, जिसका नाम क्या है, जल है। तो आपने समझा कि कैसे H2O से H2 और O2 से कैसे H2O ही बनता है। एक और हम लोग अभिक्रिया देखते हैं, N2 और H2, इससे क्या बनेगा। तो N2 से N के परमाणु बाहर आएंगे, H2 से H के परमाणु बाहर आएंगे। N2 यानी N के परमाणु बाहर आ गए। अब N की संयोजकता देखिए कितनी है, 3 है, और H की संयोजकता कितनी है, 1 है। तो इसके बीच जब अभिक्रिया होगी तो संयोजकता का अदला बदली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, N1 और H3। 1 को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा, NH3। यानी जब N2 और H2 के बीच अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा हमारा, NH3। अब यहाँ देखिए N2 क्यों लिखे, H2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ आपको समझ आ रहा है, इसमें से कुछ भी आएगा रिएक्शन में, चाहे वो क्या अभिकारक के साइड हो या प्रतिफल के साइड हो, उसको हम लोग 2 के रूप में लिखेंगे। अब जैसे C और O2, इसके बीच अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, CO2। कैसे बनता है, तो इसके परमाणु होंगे, तो ये तो परमाणु रूप में ही है, तो कार्बन, और इसका परमाणु क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अब कार्बन की संयोजकता देखिए कितना है, 4 है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है, 2 है। तो अब देखिए अगर ये कटने वाला होता है तो इसको हम लोग काट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हमारा कार्बन के नीचे आ गया 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ गया 1। क्यों, पहले था 2 4, उसको काट दिए तो 1 और 2। अब इसके बीच जब अभिक्रिया होगी तो संयोजकता के अदला बदली से होगा C1O2। 1 को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, CO2। तो आपने समझा कि कैसे होता है। अब जैसे CO और O2 के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो CO से 2 प्रकार के परमाणु बाहर आएंगे, CO से क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु बाहर आएंगे, और O2 से ऑक्सीजन के परमाणु बाहर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यानी अभिक्रिया कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु के बीच ही होगा। तो बात वही पहुँचता है कि CO या O2 से कराइए अभिक्रिया तो भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही अभिक्रिया होगी, और C और O2 से कराइएगा तो भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ही होगी। तो कार्बन की संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2, काट देंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2, और जब क्या करेंगे, इसके बीच अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, C1O2।
संयोजकता की अदला बदली से, तो यहाँ भी क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट CO2। तो आपने अभी देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं वो पहले परमाणु में टूट जाते हैं, यानी नया बॉन्ड बनने से पहले पुराना बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। नया बॉन्ड का मतलब वही जो अभिकारक के परमाणु हैं फिर से वो बॉन्डिंग करते हैं और क्या करते हैं, प्रतिफल के अणु का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि CaCO3 से क्या बनेगा। तो जैसे CaCO3 हमारा अभिकारक है, तो इसमें क्या होंगे, इसके परमाणु बाहर होंगे, इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु अलग हो गए। अब सबसे पहले हम लोग कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया कराएंगे और उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच, उसके बाद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2, यहाँ देखिए। और उसके बाद अगर कटने वाला है तो इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या होगा, CaO1 और 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा CaO। उसके बाद C और O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच देखते हैं, तो कार्बन का क्या हो जाएगा 4, ऑक्सीजन का 2। कटने वाला है तो क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या हो जाएगा C1O2। तो क्या बनेगा C1O2। 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसके बीच करने से CO2 बनेगा, यानी दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CO2। तो यानी CaCO3 के बीच जब ये टूटता है तो पहला कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच होता है और दूसरा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच होता है। अब हम लोग समझते हैं कि KClO3 के अभिक्रिया में क्या बनेगा। तो KClO3 में हम लोग 3 प्रकार के परमाणु देखते हैं, K यानी पोटासियम, Cl यानी क्लोरीन और O यानी ऑक्सीजन। अब इसमें जो अभिक्रिया होता है वो K और Cl के बीच होता है। तो पोटासियम की संयोजकता 1 और क्लोरीन की संयोजकता भी 1। तो पोटासियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया से क्या बनेगा हमारा K1Cl1। 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा KCl। क्या हो जाएगा हमारा KCl। तो पहला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा KCl और उसके बाद ऑक्सीजन हमारा बाहर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन चूँकि इसमें से है तो इसको ऑक्सीजन O2 के रूप में लिखेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो KCl और O2 बन जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो अभिक्रिया है वो है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा जो है हमारा वो है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा जो है हमारा वो है क्या, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन या इसी को क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और जो चौथा है हमारा वो हो जाएगा उभय विस्थापन या इसी को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद पांचवा जो है हमारा वो है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या इसी को उपचयन बोला जाता है। ऑक्सीकरण को उपचयन और अवकरण को अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। जब यह अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ होती है, तो इसी का एक और नाम है जो कि क्या है, रेडॉक्स। उपचयन अपचयन अभिक्रिया जब साथ साथ होती है तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को देखते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होगा, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर बड़े पदार्थ का निर्माण करेंगे, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
जैसे इसकी क्या एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, तो जैसे H2 और O2 अभी हमने देखा, इससे क्या बनता है H2O। जैसे H2 और Cl2 इससे क्या बनता है HCl। जैसे कि N2 और H2 इससे क्या बनता है NH3। कैसे बनता है, संयोजकता के माध्यम से हम लोग अभी समझे थे, इसी सब को हम लोग अभी देखे थे। जैसे C और O2 से क्या बना था हमारा CO2, या फिर CO और O2 से क्या बना था CO2। तो यहाँ छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यानी कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे, जिसमें दाएं भाग में क्या एक चीज़ दिया हुआ होगा, यानी जिसमें प्रतिफल या उत्पाद की संख्या 1 होगी, वो हमारा क्या होगा संयोजन अभिक्रिया। इसका जस्ट उल्टा होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करेगा। तो अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया को देखते हैं। वियोजन या इसी को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक वियोजन यानी टूटना, एक बड़े पदार्थ टूटकर छोटे छोटे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा, CaCO3 से क्या बनता था, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से CaO बनता था, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करने से CO2 बनता था। जैसे KClO3 इसको पोटासियम क्लोरेट बोलते हैं। इसको हम लोग गर्म किए, यानी इसको जब हम लोग तोड़े थे तो क्या बने था, K और Cl के बीच अभिक्रिया से KCl और ऑक्सीजन हमारा मुक्त हो गया था, यानी O2। तो पूछता है कि पोटासियम क्लोरेट यानी KCl को गर्म करने से क्या बनता है। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, CO3 क्या होता है हमारा कार्बोनेट, और Ca क्या है कैल्शियम, तो इसका नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये ऑक्सीजन है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देखिए ClO3 को हम लोग क्लोरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लोरेट, और इसकी संयोजकता 1 होती है, और K को हम लोग पोटासियम बोलते हैं, यानी ये क्या हो गया पोटासियम क्लोरेट। तो पोटासियम क्लोरेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या KCl बनता है। पोटासियम क्लोरेट कैसे बना होगा, पोटासियम की संयोजकता 1 ClO3 यानी क्लोरेट की भी संयोजकता 1, तो इसके बीच जब अभिक्रिया होगा, यहाँ एक क्या है मूलक है और एक क्या है तत्व है, तो इसके बीच अभिक्रिया हुआ होगा तो K1ClO3 भी 1, तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा KClO3। तो पोटासियम और क्लोरेट, पोटासियम तत्व और क्लोरेट मूलक के बीच अभिक्रिया से ये बना होगा। अब इसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो देखिए इसमें 3 तरह के परमाणु हैं, तो पोटासियम क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पोटासियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होता है और ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ते हैं या गर्म करते हैं तो या फिर इसका अपघटन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और पोटासियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। अब यहाँ पर भी एक पदार्थ टूटकर एक से ज़्यादा पदार्थ बना रहा है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर, ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपघटन या वियोजन। क्यों, क्योंकि वियोजन या अपघटन में क्या कहते हैं कि एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। ये जस्ट उल्टा होता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया का। संयोजन में कितने उत्पाद थे, 1, और इसमें कितने उसमें कितने उत्पाद थे, 1 थे, यानी छोटा छोटा पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बना रहा था। और वियोजन या अपघटन में अभिकारक 1 होगा और इससे ज़्यादा उत्पाद बनेंगे। तो जब अभिकारक की संख्या 1 हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा वियोजन, यानी 1 है तो ये टूटेगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और जब हमारा प्रतिफल की संख्या, जब हमारा क्या होगा प्रतिफल की संख्या 1 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिफल का संख्या 1, तो ये हमारा संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया हो जाएगा। क्योंकि क्या है प्रतिफल 1 बन रहा है, यानी बहुत सारे
पदार्थ के मिल करके क्या एक प्रतिफल का निर्माण कर रहे होंगे। तो ये हमारा वियोजन और ये हमारा संयोजन हो जाएगा। अब अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं क्रियाशीलता के बारे में। तो ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील जिंक, उससे कम लोहा, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम कॉपर और सबसे कम Ag। बिहार बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो क्रियाशीलता श्रेणी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है क्रियाशील, इससे थोड़ा सा कम है फ्लोरीन ये आयरन, और उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर और सबसे कम Ag यानी चांदी। अब देखिए विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे ZnSO4 लिखा है तो इसको क्या कहेंगे, जिंक का सल्फेट विलयन। SO4 क्या है, सल्फेट, जिसकी संयोजकता 2 होती है। तो ये जिंक का सल्फेट विलयन है। अब ऐसा है कि एक क्या है शक्तिशाली आदमी है और एक है कमज़ोर आदमी, और ये अपने विलयन के साथ है। मान लीजिए इसके पास क्या है, इसका विलयन है। तो ये शक्तिशाली आदमी क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसका विलयन क्या करेगा, छीन लेगा और इसको भगा देगा। तो क्या करेगा, यानी एक शक्तिशाली आदमी कमज़ोर आदमी और उसके विलयन के साथ क्या कर सकता है, उसका विलयन ये शक्तिशाली आदमी ले लेगा और उसको क्या करेगा, बाहर फेंक देगा, जो कमज़ोर आदमी है। यानी उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, या कहेंगे प्रतिस्थापित कर दिया। तो जब एक क्या अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो हमारा विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखिए अगर A है और B क्या है, C विलयन के साथ है, B का C विलयन है, तो A क्या करेगा, पहले इसको B और C अलग हो जाएगा। तो A क्या करेगा, इसके विलयन के साथ रिएक्शन कर लेगा और B को क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। यानी A C के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा और B को बाहर निकाल देगा। यानी क्या कहेंगे, A ने B को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। इस तरह की अभिक्रिया विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहेंगे, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व या पदार्थ ही लिख देते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर दे तो इसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो क्या है, जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ किसी कम क्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से अलग कर दे, तो इस तरह की जो अभिक्रिया है वो हमारा विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें जिंक को हमने देखा कि लोहा यानी आयरन से ज़्यादा क्रियाशील है, लोहा क्या है, हाइड्रोजन और ये सब से क्या है, ज़्यादा क्रियाशील है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक अभिक्रिया हमको दे दिया कि Fe+CuSO4, तो इससे क्या बनेगा, तो क्या करेगा, सबसे पहले Cu और SO4 को अलग कर देंगे हम लोग। अब क्या करेगा, Fe जो है हमारा वो SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा और Cu को बाहर निकाल देगा, यानी Cu को विस्थापित कर देगा। तो Fe और SO4 के बीच जब हम लोग रिएक्शन कराते तो हमने क्या बताया था आपको कि Cu और Fe इसकी संयोजकता ज़्यादातर कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ Fe की संयोजकता भी 2 और SO4 क्या है, सल्फेट, इसकी संयोजकता भी 2। तो अगर कटने वाला है तो हम लोग काट देंगे। तो क्या होगा, Fe1 और SO4 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। तो Fe और Fe1
और SO4 भी 1, तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 और Cu बाहर हो जाएगा। तो इस तरह की अभिक्रिया हमारी विस्थापन या क्या कहलाती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब जैसे देखिए लेड है यानी Pb, जैसे कि Ag है चांदी, और यहाँ दिया है FeSO4 और पूछ रहा अभिक्रिया के बारे में। तो जैसे चांदी हमने देखा जो क्रियाशीलता श्रेणी उसमें सबसे ऊपर कौन था, जिंक था, उससे नीचे आयरन, उससे नीचे हाइड्रोजन, उससे नीचे कॉपर और सबसे नीचे सिल्वर। तो ये सिल्वर जो है ये क्या है, लोहा से कम क्रियाशील है, तो लोहा को उसके विलयन से अलग नहीं कर पाएगा, यानी FeSO4 से अलग नहीं हो पाएगा। यानी Ag कम क्रियाशील है किससे, Fe से, इसीलिए इस अभिक्रिया में Ag क्या करेगा, Fe को अलग नहीं कर पाएगा, तो यहाँ किसी भी तरह का विस्थापन नहीं होगा, यानी ये कोई अभिक्रिया नहीं। अब जैसे यहीं पर रहता Cu प्लस AgNO3, तो यहाँ देखिए तो Ag अलग हो, Ag और NO3, Ag का विलयन क्या है, NO3 यानी नाइट्रेट। तो जैसे क्या करेगा, Ag और NO3 अगर अलग हो गया तो अब हम लोग Cu का इसके विलयन से अभिक्रिया कराएंगे, यानी NO3 से, और ये अभिक्रिया करेगा भी क्यों, और इसको अलग कैसे कर देगा, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी में हम लोग देखा कि सबसे ऊपर जिंक, उससे नीचे आयरन, उससे नीचे हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर और Ag क्या है, कॉपर से नीचे है, यानी कॉपर Ag से ज़्यादा क्रियाशील है, तो Ag को उसके विलयन से हटा सकता है। तो जब इसके बीच अभिक्रिया होगी तो NO3 यानी नाइट्रेट की संयोजकता 1 और कॉपर की संयोजकता 2, तो अगर हम इसके बीच अभिक्रिया कराएंगे तो संयोजकता की अदला बदली होगी, तो क्या हो जाएगा Cu1 और NO3 2 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जब एक से ज़्यादा परमाणु और 2 हो रहा है तो NO3 2 ऐसे करके लिखेंगे। एक को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो पहला प्रोडक्ट हमारा Cu क्या करेगा, नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, NO3 होल 2, और क्या करेगा, Ag को बाहर निकाल देगा। अब जैसे एक अभिक्रिया आपको देकर पूछे कि इसका प्रोडक्ट बताओ कि CuFeSO4, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ क्या है, कॉपर आया है लोहा को उसके सल्फेट विलयन से अलग करने, तो क्या ये कर पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस दोनों में ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो ज़्यादा क्रियाशील तो हमारा क्या है, लोहा यानी आयरन है, तो ये क्या करेगा, इसके विलयन से इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगा, नो रिएक्शन यानी कोई अभिक्रिया नहीं। तो इस तरह हमने समझा कि विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया में जो क्रियाशीलता श्रेणी है, जिसमें हमको बस इतना याद रखना है कि सबसे ऊपर जिंक, उससे नीचे लोहा, उससे नीचे हाइड्रोजन, उससे नीचे कॉपर और उससे नीचे Ag। तो इसमें क्या है, ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके विलयन से अलग कर देता है। अब हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो इसमें क्या होता है, कहा जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ बनते हैं, उसे उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन। अब इसका एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि है NaCl और AgNO3। इससे क्या बन रहा है, AgCl और NaNO3, BaCl2 Na2SO4, BaSO4 NaCl, उसके बाद FeSH2SO4 से क्या बनेगा, FeSO4 और H2S। जैसे PbNO3, उसके बाद है Ki, और इससे क्या बन रहा है, PbI2 और KNO3। तो आइए समझते हैं। तो जैसे उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान से नए पदार्थ बनते हैं उसे उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा NaCl और AgNO3। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। जैसे कि पहला जो है हमारा क्या है, NaCl और क्या है, AgNO3। तो इसमें आयनों के आदान प्रदान से बनाएंगे, यानी Na+Cl माइनस Ag+NO3 माइनस NO3 क्या है, हमारा नाइट्रेट है। अच्छा, यहाँ ये Ag और NO3 के बीच अभिक्रिया से बना होगा ये, तो NO3 की संयोजकता भी एक होती है, Ag की भी एक होती है। तो क्या क्या होगा, संयोजकता की अदला बदली, तो Ag1 और NO3 भी 1, तो इसीलिए सूत्र में AgNO3 है। वहीं अगर Na2NO और SO4 की बात करें तो यहाँ है Na2SO4, ये कैसे आया होगा तो उसको देखते हैं। तो Na की संयोजकता एक होती है, यानी सोडियम की संयोजकता एक, SO4 हमारा सल्फेट है जिसकी संयोजकता 2। तो Na जब इसके बीच अभिक्रिया हुआ होगा तो Na2 हो गया होगा और SO4 1, तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, इसीलिए Na2SO4 दिया हुआ है, NaSO4 नहीं है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो इसका आयनों के आदान प्रदान से, यानी इसका जो माइनस है वो इसके पास जाएगा और इसका जो माइनस है वो इसके पास आएगा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, Na और NO3 के बीच रिएक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, Ag और Cl के बीच रिएक्शन। तो देखिए Na की संयोजकता एक, NO3 की संयोजकता भी एक, जब हम अदला बदली करेंगे तो Na1 NO3 1, तो क्या होगा NaNO3। और उसके बाद जब यहाँ पर हम रिएक्शन करेंगे तो Ag की संयोजकता भी 1 और Cl की संयोजकता भी 1, तो यहाँ भी जब हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा Ag1 Cl1, तो क्या होगा AgCl। जब क्या होगा, अभिकारक की संख्या एक से अधिक तो बीच में प्लस चिन्ह, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह, ये तो हम लोग पहले ही जानते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na और Cl में इसका आयन क्या है, आयनों का अदला बदली होता है, यानी इसका जो ऋण आयन है इसके साथ अभिक्रिया करेगा, इसका जो माइनस वाला है वो इसके साथ करेगा। जैसे प्लस माइनस में तोड़ दिए तो इसका जो माइनस है Cl ये किसके साथ आएगा, Ag के साथ, और इसका जो माइनस है NO3 ये किसके साथ आएगा, सोडियम के साथ। तो इसके बीच अभिक्रिया हम लोग करा लेंगे संयोजकता की अदला बदली से और प्रतिफल बना लेंगे। तो इस प्रकार आयनों के आदान प्रदान से जो प्रतिफल या नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस तरह की अभिक्रिया हमारा उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर है BaCl2, कैसे हुआ होगा, यहाँ पर Ba और Cl दिख रहा है, Cl की संयोजकता एक होती है, Ba की 2, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जब इसके बीच अभिक्रिया हुआ होगा तो संयोजकता की अदला बदली Ba1 Cl2, तो 1 को हम लोग जनरली नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए BaCl2 लिखा हुआ है। तो BaCl2 क्यों लिखा है, Ba2Cl
क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये आप समझ गए हैं संयोजकता का खेल है यहाँ पर। तो BaCl2 और किसके बीच होना है, Na2SO4 के बीच होना है। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इसका जो प्लस है Ba, इसके साथ इसका माइनस आएगा अब, यानी इसके बीच अभिक्रिया होना है। और उसके बाद इसका जो प्लस है Na, इसके साथ क्या आएगा, Cl, इसके बीच अभिक्रिया होना है। तो यहाँ पर Ba की संयोजकता 2 होती है और SO4 की संयोजकता भी 2। अब दोनों कटने वाला है तो एक बार में दोनों कट जाएगा, यानी यहाँ भी एक यहाँ भी एक। तो Ba1 SO4 1, तो क्या बनेगा, BaSO4। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Na और Cl के बीच कराते हैं। तो दोनों की संयोजकता 1 1 होती है, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, Na1Cl1, यानी NaCl। तो जब BaCl2 और Na2SO4 के बीच अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, BaSO4 प्लस BaCl2 और किसके बीच हो रहा है, Na2SO4 के बीच होगा। तो क्या बनेगा, BaSO4 और NaCl, ये बनेगा। अब हम लोग देखते हैं इसको, FeS और H2SO4 के बीच करेंगे। तो Fe प्लस S माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस और ये माइनस। तो पहला अभिक्रिया Fe और SO4 के बीच होना है, दोनों की संयोजकता 2। कटेंगे तो 1 1 और क्रॉस करेंगे तो Fe1 SO4 1। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, Fe1 SO4 1। 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं। और दूसरा ये प्लस है ये माइनस, तो दूसरा होगा हाइड्रोजन और सल्फर के बीच। तो हाइड्रोजन का 1 और सल्फर का होता है 2। तो क्रॉस करेंगे तो H2S1। तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, H2S। तो ये आपको समझ आया होगा कि कैसे बन रहा है। उसके बाद सबसे लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट है हमारा PbNO3 का होल 2 प्लस Ki। अब ये NO3 का होल 2 कैसे लिखा है, इसको कैसे समझेंगे। तो Pb है और NO3 है। NO3 नाइट्रेट जिसकी संयोजकता 1 और Pb की संयोजकता 2, यहाँ देख लीजिए। तो जब क्रॉस हुआ होगा तो Pb1 और NO3 2 हो गया होगा, है ना। तो इसीलिए PbNO3 2 लिखा हुआ है। अब ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो Pb हो गया प्लस, NO3 हो गया माइनस। तो पहला अभिक्रिया हमारा Pb और I के बीच होना है, तो ये Pb और ये I। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं Pb और I के बीच। तो पहले हमारा क्या है, Pb और I, यानी ये प्लस इसके माइनस के साथ और इसका ये प्लस इसके माइनस के साथ। तो यहाँ Pb की संयोजकता 2 होती है और I की संयोजकता 1। तो जब क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, Pb1 और I2। तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या होगा, PbI2। और दूसरा हम लोग देखते हैं K और NO3 के बीच। तो NO3 की संयोजकता यानी नाइट्रेट की संयोजकता 1 और पोटासियम की संयोजकता भी 1। जब क्रॉस करेंगे तो K1 NO3 1, तो क्या हो जाएगा, KNO3। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो PbI2 और KNO3। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम लोग जल्दी जल्दी देखें चारों को, तो क्या हो जाएगा हमारा, आसपास इतना नॉइज़ है। पहला हमारा है संयोजन या संश्लेषण, दूसरा है हमारा वियोजन या अपघटन, तीसरा है हमारा विस्थापन, चौथा है हमारा द्विविस्थापन। विस्थापन को ही एकल विस्थापन भी बोला जाता है और द्विविस्थापन को उभय विस्थापन भी बोला जाता है। बताइए इन चारों में किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इस चारों में किस में हो जाएगा, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन में। इसमें क्या होता है, एक शक्तिशाली यानी एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से अलग करता है। संयोजन में इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें प्रतिफल कितना होगा, 1 होगा, प्रतिफल 1। वियोजन में अभिकारक 1 होगा।
अभिकारक 1 होगा। विस्थापन या एकल विस्थापन या द्विविस्थापन या बहुविस्थापन, इसमें अभिकारक भी होता है 2 और प्रतिफल भी होता है 2, यानी अभिकारक भी 2 होता है और प्रतिफल भी 2। तो विस्थापन का जो रूप होता है वो A प्लस BC बराबर AC प्लस B, इसके रूप का होता है। यानी यहाँ पर जो विलयन जिसके साथ होगा B का विलयन, तो B को अलग कर दिया जाएगा। और द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में AB और अगर AB और CD दिया हुआ है तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह का अगर है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। और एकल विस्थापन में एक शक्तिशाली है, कमज़ोर के विलयन से उसको क्या करेगा, अलग कर देगा और उसके विलयन में खुद आ जाता है, यानी उसको उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो इस तरह का जो रूप है वो विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया की पहचान है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को समझेंगे और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं, कैसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है उसको समझेंगे। और कुछ टॉपिक जैसे दहन और ज्वाला है और ऑक्सीकरण और अवकरण का उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में, यानी डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे चीज़ों का सड़ना है ना ये सब, या लोहे का जंग लगना यानी संक्षारण, ये सब क्या है ऑक्सीकरण अवकरण के हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हैं, उसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को, उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझ लिया था। साथ ही हमने उसमें कुछ बेसिक को क्लियर किया था, जिसमें आपको तत्वों और कुछ महत्वपूर्ण मूलकों के नाम पता होने चाहिए और उसका जो संकेत है वो पता होना चाहिए। संकेतों की जानकारी हमने देखी थी उसमें, और उसके बाद हम देखे थे संयोजकता और कैसे कोई भी तत्व क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया के दौरान कैसे किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसको हमने देखा था, जो कि फुल्ली संयोजकता के माध्यम से हो रहा था। आज की वीडियो में हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अवकरण क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, और इसके ऑक्सीकरण अवकरण के हमारे दैनिक जीवन यानी डेली लाइफ में क्या महत्व है, साथ ही दहन और ज्वाला क्या होता है, और अंत में हम लोग सीखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इसको छोटा सा अगर हम रिकैप के थ्रू देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है जब कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी जब रासायनिक परिवर्तन के थ्रू नए पदार्थ का निर्माण होता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए जब हम पदार्थों के सूत्रों या संकेतों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब उसके बाद आता है संयोजन अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल एक उत्पाद हो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, और एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक हो उसे हम लोग वियोजन कहेंगे। उसके बाद हमने देखा था किसके बारे में, विस्थापन के बारे में, या इसी को हम लोग एकल विस्थापन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या था, तो जिंक, उसके बाद क्या था आयरन, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, तो इसको हमने देखा था। और तब देखे थे कि जो ये शक्तिशाली या फिर अधिक क्रियाशील तत्व है ये कम क्रियाशील तत्व को इसके विलयन से अलग कर दे रहा है। जैसे एक रिएक्शन को हम देख सकते हैं, जैसे है हाँ Zn प्लस FeSO4, तो इसमें क्या होता था, तो जैसे इस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं तो क्या है Zn प्लस FeSO4, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें क्या होता है Zn क्रियाशीलता श्रेणी में हम लोग देखेंगे तो Zn, उसके बाद Fe, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद कॉपर और सिल्वर। तो ये हमारी क्रियाशीलता थी जो बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। तो यहाँ पर Zn जो है ये क्या है, Fe से ज़्यादा क्रियाशील है, तो Fe को क्या करेगा, सल्फेट विलयन से अलग, यानी इससे क्या करेगा और इसके सल्फेट विलयन से खुद रिएक्शन कर लेगा। तो सल्फेट की संयोजकता 2 और किस जिंक की भी 2 होती है, तो कटने वाला रहता है तो हम लोग काट देते हैं, उसके बाद हम क्रॉस करते हैं तो Zn1SO4 1, यानी हमारा जो बन के आता है Zn1 तो 1 नहीं लिखेंगे, SO4 1, इसको भी 1 नहीं लिखेंगे।
और क्या करेगा, Fe को बाहर विस्थापित कर देगा। अब यहाँ Fe2 क्यों नहीं लिखे या फिर यहाँ Zn2 क्यों नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि अभिक्रिया में हम लोग सिर्फ F2 O2 N2 Cl2 और H2 ये 5 जब आता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर ये आते हैं तो ही हम क्या करेंगे, इसको 2 की फॉर्म में लिखेंगे। बाकी अगर जिंक आ गया तो इसको Zn ही लिख दिया, Zn2 नहीं लिखे। यहीं अगर इसके जगह O रहता तो इसको O2 लिखते, पर यहाँ जिंक है, यानी इसको छोड़कर जो भी आएगा उसको सिम बस वैसे ही लिख देंगे, उसको 2 लगाकर नहीं लिखेंगे। अब देखिए, एक्चुअली इसका कंसेप्ट है जो कि हम डील नहीं कर सकते यहाँ क्लास 10th में। तो हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से अलग कर देता है, यही अभिक्रिया हमारी विस्थापन थी। उसके बाद हमने देखा द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन एक ऐसी अभिक्रिया थी जिसमें आयनों का अदला बदली होता था। जैसे इसी अभिक्रिया को हम देखना चाहें, एक नया अभिक्रिया ही ले लेते हैं, जैसे है Na2SO4 और लेट्स सी AgCl। अगर ये है तो यहाँ पर क्या है, आयन क्या है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका जो प्लस है ये इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्लोरीन का 1 और सोडियम का भी 1, तो क्रॉस करेंगे तो Na1Cl1, तो पहला जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो NaCl बनेगा। और दूसरा जो हमारा है Ag और क्या है SO4, तो SO4 की संयोजकता 2 और Ag की संयोजकता 1, जब इसका क्रॉस करेंगे तो Ag2SO4 1, तो 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखेंगे, तो सेकेंड जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, Ag2SO4। तो इस तरह आयनों की अदला बदली से जो हमारा बनता था वो क्या होता था, विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज की क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और उसके बाद अवकरण और रेडॉक्स, तीनों को हम लोग एक ही साथ देखते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। अवकरण में ठीक इसका क्या उल्टा हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग और दूसरा ऑक्सीजन का वियोग। वियोग का मतलब हटना, योग का मतलब जुड़ना। ऑक्सीजन का वियोग और उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाला जो कंसेप्ट है वो क्लास 11th में दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के योग या हाइड्रोजन के वियोग को देखेंगे और तब आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसमें है रेड ऑक्स, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यानी जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक ही अभिक्रिया में होगा तो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी होता है और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन भी होता है। तो हमने देखा ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग या इलेक्ट्रॉन की कमी, और देखा अवकरण का मतलब हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का वियोग या इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब हम लोग कुछ अभिक्रिया को देखते हैं और उसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमको बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता वाला जो कंसेप्ट है वो क्लास 11th में दिया हुआ है। हमारे 10th में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का वियोग, ये वाले कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके थ्रू आपको बता पाएँ कि कैसे कहाँ पर ऑक्सीकरण या अवकरण की अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम हम लोग अपचयन देते हैं और अवकरण का उपचयन देते हैं और अवकरण का अपचयन देते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं।
तो आइए अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे। तो ऑक्सीकरण का मतलब हमने 3 देखा। पहला क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, जो कि हमें नहीं देखना है। हमको 2 ही देखना है कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है या हाइड्रोजन का। और क्या हो रहा है यहाँ पर अवकरण में, बस इसका जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन का वियोग और हाइड्रोजन का योग। तो अब हम लोग पहला रिएक्शन देखते हैं। जो यहाँ पर है C+O2 और इससे बन रहा है CO2। तो C और O2 के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो यहाँ देखिए C इधर क्या बना है, CO2, यानी इसमें कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ C का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और O2 के बारे में क्या ख्याल है, तो O2 से C जुड़ा है। तो O2 से C जुड़ा है तो C का जुड़ना इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो न इसका ऑक्सीकरण हुआ और न इसका अवकरण। तो यहाँ पर C का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये जो अभिक्रिया है यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण, जिसको हम लोग O से दिखाते हैं। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब दूसरा अभिक्रिया की बात करते हैं। S जो है O2 से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, SO2। तो यहाँ S और O2 के बारे में क्या ख्याल है। अगेन यहाँ पर जो है S का क्या, S से SO2 बन रहा है, यानी S में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। और इसके बारे में, इससे सल्फर जुड़ रहा है, तो सल्फर का जुड़ना ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि ऑक्सीकरण या अवकरण, या यूं कहें कि इसका ना ऑक्सीकरण हो रहा है ना अवकरण। तो ये भी किस तरह की अभिक्रिया हो गई, अपना ऑक्सीकरण, जिसमें यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर है HCl और MnO2 एंड इससे जो बन रहा है वो है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो अब देखिए, तो यहाँ पर HCl और MnO2 के बारे में क्या ख्याल है। तो आइए समझते हैं। यहाँ HCl है, यानी H के साथ क्या है, Cl, और यहाँ देखिए Cl Mn के साथ आ गया है और H ऑक्सीजन के साथ चला गया है, यानी H के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। यानी HCl में हम लोग देखें कि HCl से हाइड्रोजन अलग हो गया है, HCl से हाइड्रोजन अलग हो गया और क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया है, Mn के साथ जाकर, यानी इससे हाइड्रोजन अलग हो गया, और हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर HCl है, लेकिन इधर कहीं पर भी जो है HCl के साथ नहीं है, यानी कहीं ना कहीं HCl से H अलग हो गया है। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीकरण। MnO2 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, Mn के साथ है, पर यहाँ पर क्या है, Mn किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, यानी Mn से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना यानी ऑक्सीजन का वियोग क्या कहलाता है, अवकरण। तो इस अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है और MnO2 का अवकरण। तो यह एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, या फिर कहें यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न के बारे में, जिसमें है H2 और O2, इससे बन रहा है H2O। तो यहाँ H2 और O2 के बारे में क्या ख्याल है। देखिए H2 से कौन, यानी हाइड्रोजन से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। तो यहाँ H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, जबकि यहाँ ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अवकरण, यानी ये भी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, जिसमें H2 का क्या, ऑक्सीकरण, और O2 का अवकरण हो रहा है। अब हम लोग इस अभिक्रिया को देखते हैं, जहाँ पर है H2 और Cl2, और इससे क्या बन रहा है, HCl। तो यहाँ क्लोरीन, H2 और Cl2 के बारे में क्या ख्याल है। तो H2 में क्लोरीन जुड़ रहा है तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं बनता है, लेकिन Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना एक कंसेप्ट है जो क्या कहलाता है, अवकरण। क्या कहलाता है, अवकरण। तो यह एक तरह का अवकरण अभिक्रिया है, जिसको R से हम लोग लिख सकते हैं, यानी रिडक्शन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। उसके बाद है CuO प्लस क्या है, H2, और इससे बन रहा है Cu और H2O। तो यहाँ पर देखिए CuO और H2 के बारे में क्या ख्याल है।
तो H2 से ऑक्सीजन जुड़ा, देखिए H से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ H क्या है, अकेला है, और यहाँ H के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। और यहाँ Cu के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर Cu अकेला, यानी इससे ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अवकरण। तो यहाँ पर CuO का अवकरण और H2 का ऑक्सीकरण हुआ, यानी यह क्या है, एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद है H2S प्लस Cl2, और इससे बन रहा है HCl प्लस S। अब यहाँ पर H2S और Cl2 के बारे में क्या ख्याल है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं H2S में क्या हो रहा है, H2S और इधर S अलग है, यानी इससे हाइड्रोजन अलग हुआ है, और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी ये इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। अब है Cl2, और Cl2 यानी क्लोरीन, इधर क्या H के साथ आ गया, तो इसमें H जुड़ा है, और H का जुड़ना क्या कहलाता है, अवकरण, यानी हाइड्रोजन का योग अवकरण। तो यहाँ Cl2 का अवकरण हुआ और H2S का ऑक्सीकरण, तो ये भी एक तरह का रेडॉक्स यानी ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। अब हम लोग ZnO प्लस C से बने जो उत्पाद हैं इस पर बात करते हैं, Zn और CO। यहाँ पर देखिए ZnO और C के बारे में क्या ख्याल है, तो C से O जुड़ा है, यानी यहाँ पर CO बना है तो C से O जुड़ा है, और O का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और उसके बाद यहाँ क्या है, ZnO, और ZnO है तो इससे क्या ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है, अवकरण। तो यह भी एक क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो है PbO प्लस C, और बनता है Pb प्लस CO2। आइए देखते हैं, तो यहाँ है यहाँ पर आपको PbO और C के बारे में कहना है। तो PbO से ऑक्सीजन देखिए अलग हो गया, यहाँ PbO है, यहाँ Pb अकेले है, तो इससे ऑक्सीजन अलग हुआ, तो क्या कहलाएगा, अवकरण। और यहाँ जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, PbO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, और C का ऑक्सीकरण, तो ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब हम लोग इस 3 रिएक्शन के बारे में देखते हैं, में जो है CaO प्लस HCl और Cl2 और क्या बन रहा है, H2O। तो इस अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं। यूँ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हो जाएगा हमारा भस्म, और ये हो जाएगा अम्ल, और ये आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो इसको हम लोग उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण। और यहाँ हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में, तो CaO है और HCl है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए समझते हैं। तो CaO यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ है, और यहाँ से कैल्शियम दूसरे के साथ है, यानी कहीं ना कहीं कैल्शियम से ऑक्सीजन बेचारा जुदा हो गया, और जैसे ही ऑक्सीजन जुदा हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का हटना अवकरण, क्या हो जाएगा, अवकरण। और यहाँ HCl है, तो HCl में क्या है, HCl है, और यहाँ Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कहीं ना कहीं HCl में Cl के साथ हाइड्रोजन हट गया, और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है और CaO का अवकरण हो रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। अब हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर NaOH और HCl के बारे में क्या ख्याल है आपका, उसको समझते हैं। तो जैसे NaOH है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पर NaOH यानी Na के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं Na से ऑक्सीजन हटा है, यानी इस यौगिक से ऑक्सीजन हटा है, और जिस यौगिक से ऑक्सीजन हटता है उसका होता है अवकरण, तो ई हो जाएगा इसका अवकरण। और यहाँ है HCl, और यहाँ पर देखिए Cl के साथ H नहीं है यहाँ, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हटा है, और हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण।
करण। तो यहाँ पर HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है और NaOH का अवकरण, तो ये भी एक तरह का रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। अब हम लोग इस अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर CaCO3 एक ही पदार्थ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इससे ऑक्सीजन अलग हुआ क्या? देखिए Ca से ऑक्सीजन अलग हुआ? नहीं। कार्बन से हुआ? नहीं। तो न इसका ऑक्सीकरण हुआ, न ऑक्सीकरण, न अवकरण। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? यही कि ना इसका ऑक्सीकरण हुआ और ना ही इसका क्या अवकरण हुआ। तो हमने ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को देख लिया और कैसे बनाएंगे इसको भी हमने देख लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अभिकारक है उसको लिख लेंगे और तब देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। कि अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हो जाएगा क्या? अवकरण। अगर हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तीसरा, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और अगर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है तो अवकरण। बस ये 4 चीज़ अगर आपको ध्यान में है, अगर आपके ध्यान में ये 4 चीज़ें हैं तो आप ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को बहुत ही आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के जो उपयोग हैं उसको देखते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में महत्व। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा भोजन का पचना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग भोजन करते हैं वो क्या करता है? मुख से होकर कहाँ जाता है? ग्रसनी, फिर ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय और उसके बाद छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में विलाई कोशिका होती है जो क्या करती है? इसको अवशोषित करके रक्त में पहुंचा देती है और रक्त से हमारे शरीर की कोशिका में ये चला जाता है। अब कोशिका में जो हम भोजन करते हैं वो लास्ट में ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है, जिसका कि सूत्र होता है C6H12O6। तो भोजन के पचने का मतलब है कि ये जो ग्लूकोज है इसको हम लोग ग्रहण क्यों किए? खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि उससे हमें क्या? ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। तो इसलिए इस ग्लूकोज पर जब हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो इसको तोड़ देता है और उसके फलस्वरूप क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। यानी हम लोग क्या कहेंगे हमारे दैनिक जीवन में। और देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है तो ये एक तरह का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? तो ये ऑक्सीकरण का महत्व में आ जाता है कि भोजन का पचना, यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या ऊर्जा का निर्माण होना क्या कहलाता है? भोजन का पचना कहलाता है। और यह एक ऑक्सीकरण के थ्रू होता है, यानी यह ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया का महत्व को दर्शाता है। अब दूसरा है हमारा भोजन का दुर्गंधित होना, यानी भोजन का क्या? बदबूदार होना। तो जब हम क्या करते हैं, खाना को बहुत अधिक समय तक छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वो धीरे धीरे बासी हो जाता है और धीरे धीरे खराब होकर सड़ जाता है। तो जब वो सड़ता है तो सड़ने का मतलब है कि जो भी खाना है हमारा उसका क्या? वायु के उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में कुछ सूक्ष्मजीव की अभिक्रिया से ये सड़ जाता है। तो क्या कहेंगे? भोजन को जब लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो सूक्ष्मजीवों द्वारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराकर उन चीज़ों को सड़ा दिया जाता है। और सड़ाने की प्रक्रिया यानी उसको दुर्गंधित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण के बिना संभव नहीं है। तो खाना का दुर्गंधित होना भी ऑक्सीकरण अवकरण के हमारे दैनिक जीवन में एक महत्व को दर्शाता है। तो अब हम लोग तीसरा चीज़ देखते हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जो हमारा धातु है, जैसे हम लोग एक लोहा का उदाहरण लेते हैं तो लोहा का संकेत हमारा क्या होता है? Fe होता है। अब लोहा जब क्या करता है? जल से भी क्रिया करता है तो Fe3O4 बनाता है और H2 बाहर हो जाता है। और लोहा जब क्या करता है? ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है तो Fe2O3 बनाता है। इसको आपको ध्यान में रख लेना है। तो देखिए जब लोहा क्या करता है, लोहा को हम लोग नमी यानी पानी की कुछ मात्रा में रख देते हैं और क्या हवा इसको मिल जाता है। तो जब लोहा को दो चीज़ मिल जाता है, नमी और हवा,
तो लोहा क्या करता है, पानी से भी क्रिया करके क्या बना लेगा, Fe3O4, और इसी को हम लोग बोलते हैं जंग। तो लोहे में जंग लगना या कहेंगे किसी धातु का खराब होना, किसी धातु का ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाना या किसी धातु में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। तो संक्षारण से हमारी धातु का हानि होता है। और जैसे लोहा के संक्षारण की बात करें तो लोहा के संक्षारण को हम लोग जंग लगना भी कहते हैं। अगर लोहा को नमी और हवा में रखा जाए तो लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है, जो कि क्या है, जंग है, और इसी से क्या होता है, लोहे का संक्षारण हो जाता है। तो संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे क्या होते हैं, धातु के ऑक्सीकरण होते हैं और उसमें जंग लग जाता है। उसके बाद हम लोग दहन की बात करते हैं। तो अब हम लोग सीधे दहन का मतलब जैसे कि कोई भी ईंधन है वो किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो बिना ऑक्सीजन का दहन नहीं हो सकता है। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के महत्व में क्या कहेंगे, दहन एक ऐसी अभिक्रिया है जो बिना ऑक्सीकरण का संभव नहीं है। दहन में ईंधन जो होते हैं, ईंधन मुख्य रूप से क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। और इसकी क्या होती है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया होती है तो कार्बन ऑक्सीजन से भी क्रिया करके CO2 बना लेता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से भी क्रिया करके H2O बना लेता है, जो कि जलवाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ईंधन के दहन से हमेशा ही CO2 और क्या बनता है, H2O यानी जलवाष्प बनता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आइए तो अब हम समझते हैं दहन और ज्वाला के बारे में। तो दहन का मतलब क्या होता है, ईंधन आपको पता ही होगा, एक ऐसा पदार्थ जिसके जलने से ऊष्मा और प्रकाश बने उसे ईंधन कहते हैं, या इसी को हम लोग ज्वलनशील पदार्थ भी बोलते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। यह मुख्य रूप से क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। तो जब इस ईंधन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो इसमें जो H है यानी हाइड्रोजन, वो क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बनाता है, जो कि जलवाष्प के रूप में बाहर निकलता है। और एक होता है जो कार्बन, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है, जो कि गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो पूछेगा ईंधन के दहन से क्या बनता है, तो क्या कहेंगे, ईंधन के दहन से जलवाष्प और CO2 गैस का निर्माण होता है। दहन क्या होती है, दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ईंधन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है और क्या बनता है, जल और H2O का निर्माण होता है। तो दहन में बस इतना ही। और इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि इसके लिए 3 आवश्यक शर्त होते हैं, जिसमें पहला है ज्वलनशील पदार्थ या ईंधन, ज्वलनशील पदार्थ या क्या होगा, ईंधन, इसी का दूसरा नाम ईंधन। और उसके बाद है ऑक्सीजन, यानी बिना ऑक्सीजन का तो होगा ही नहीं, ऑक्सीजन गैस। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वलन ताप। जैसे यहाँ कोई पेट्रोल है और यहाँ पर माचिस की तीली धरा कर ले जाते हैं तो तुरंत आग पकड़ लेता है, लेकिन कोई लकड़ी है और यहाँ पर जब हम लोग माचिस की तीली लेकर जाते हैं तो ये थोड़ा देर क्या होता है, गर्म होता है, यानी इसको कुछ ताप देना पड़ता है और तब क्या होता है, ये जलने की प्रक्रिया को शुरू करता है। तो यहाँ जो है ताप बहुत कम देना पड़ता है, यानी तुरंत ले गए तुरंत धर गया, तो इसका ज्वलन ताप क्या है, कम है। ज्वलन ताप का मतलब एक ऐसा ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। और ये कैसा, निम्नतम ताप, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे वो उसका क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। तो पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी से कम है और पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन से भी कम होता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है केरोसिन से भी कम होता है, इसलिए पेट्रोल और केरोसिन को जलाएंगे तो दोनों में सबसे पहले क्या, पेट्रोल जलेगा, क्योंकि ज्वलन ताप कम है तो कम गर्म करने पर ही आग पकड़ लेगा। तो अब हम लोग ज्वाला को समझते हैं। तो ज्वाला जो है वो वाष्पशील द्रव के दहन से ज्वाला बनता है। वाष्पशील द्रव में क्या क्या उदाहरण आ जाएगा, जैसे कोई भी आपका पेट्रोलियम तेल, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भी है वो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम द्रव। जैसे कि हमारा एक द्रव है LPG, जो कि क्या होता है, हमारे घरों में जो है गैस सिलेंडर में भरा जाता है। इसका नाम क्या है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये भी एक तरह का द्रव है। पेट्रोलियम गैस को जब हम लोग द्रवीभूत करेंगे तो जो द्रव बनेगा वो क्या होगा,
तो इस गैस का जब द्रव रूप बनता है तो उसको एलपीजी बोलते हैं। एलपीजी हमारे घरों में गैस सिलेंडर में रहता है जिसको, तो ये भी क्या है, एक द्रव है और एक ऐसा द्रव जो क्या करे, जलकर क्या करता है, जो जल सकता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, वाष्पशील द्रव। वाष्पशील का मतलब जो जलकर वाष्प रूप में आ सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पशील द्रव। तो इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम द्रव, जिसमें क्या आ जाता है, पेट्रोलियम द्रव में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब आ जाता है। उसके बाद एलपीजी आ जाता है, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। अब एलपीजी में मुख्य रूप से कौन कौन से गैस होते हैं, तो मीथेन गैस, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। मुख्य रूप से इसमें 3 गैस होते हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन गैस होते हैं। और देखिए इसमें कोई महक नहीं होता है, तो कहीं अगर गैस लीकेज होगा तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन का सूत्र होता है C2H5SH। ये एथिल मरकैप्टन का सूत्र होता है, इसको इसलिए मिलाते हैं ताकि कहीं गैस लीकेज हो तो हम लोग सूंघ करके बता पाएँ कि हाँ कहीं गैस लीक हो रहा है, और हम तब एक क्या कर सकते हैं, उसको बचाने का उपाय कर सकते हैं। तो दूसरा एलपीजी भी है, वो भी हमारा वाष्पशील द्रव है। तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं मोम। मोम को जब आप जलाते होंगे तो आपको पता है वो दहन से पहले यानी जलने से पहले क्या आता है, द्रव रूप में आता है, और ऐसा द्रव, और वो एक ऐसा द्रव है जो बाद में जल भी जाता है, यानी ज्वलनशील द्रव है। तो वाष्पशील द्रव का मतलब एक ज्वलनशील द्रव जो जलेगा, है ना। तो मोम को भी जब हम लोग गर्म करते हैं तो द्रव रूप में आता है, फिर ये क्या करता है, जलता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, वाष्पशील द्रव का उदाहरण, यानी इससे भी ज्वाला बनेगा। उसके बाद हमारे घरों में जो दिया या दीपक रहता है, जिसमें क्या देते हैं हम लोग, सरसों का तेल, वो भी हमारा वाष्पशील द्रव है। तो ज्वाला का निर्माण किससे होता है, वाष्पशील द्रव से। और वाष्पशील द्रव का उदाहरण पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोलियम द्रव हो गया, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, वो सब। एलपीजी हो गया जो हमारे घर के सिलेंडर में रहता है, मोम हो गया और दीपक हो गया। क्या सवाल है, कोयले के दहन से, कोयले के जलने से ज्वाला बनेगा, तो आंसर है कि नहीं, कोयले के जलने से ज्वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कोयला एक वाष्पशील द्रव नहीं है। कोयला तो ठोस रूप में रहता है, ये द्रव के रूप में नहीं रहता है। बाकी जो भी आप देख रहे हैं ये द्रव के रूप में है। मोम भी ठोस रूप में रहता है, लेकिन पहले ये द्रव बनता है, फिर ये दहन की प्रक्रिया को शुरू करता है। तो ज्वाला का निर्माण हमने देख लिया, वाष्पशील द्रव से होता है। वाष्पशील द्रव क्या होता है, कोई भी पेट्रोल, डीजल, है ना, केरोसिन या मोमबत्ती, दीपक, या क्या हो सकता है, एलपीजी सिलेंडर, उससे ज्वाला बनता है। अब ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र, उसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे एक हम मोमबत्ती की ज्वाला का उदाहरण लेते हैं। तो मोमबत्ती की ज्वाला का अगर हम लोग उदाहरण लें, तो मोमबत्ती की ज्वाला का अगर उदाहरण ले तो सबसे बाहर वाले क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र बोला जाता है, बीच वाले क्षेत्र को मध्य क्षेत्र बोला जाता है, और अंदर वाले क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र बोला जाता है। तो किसी के भी ज्वाले के 3 क्षेत्र होते हैं, हम यहाँ मोमबत्ती से समझ रहे हैं। सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है उसे बाहरी क्षेत्र बोलते हैं, बीच वाले क्षेत्र को मध्य, और सबसे अंदर वाले क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र बोलते हैं। अब चूँकि मोमबत्ती एक क्या है, हाइड्रोकार्बन होता है। क्यों, क्योंकि ये एक ईंधन है, और ईंधन हमने आपको बताया क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन का रूप होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होगा। तो इसका सूत्र हो जाता है C25H52। ये मोमबत्ती का सूत्र होता है। ये तो एक्स्ट्रा हम आपको बता दिए कि मोम का सूत्र, इसी में बत्ती लगा देते हैं तो वो मोमबत्ती होता है। तो मोम का सूत्र क्या होता है, C25H52। अब यहाँ समझते हैं इसके ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। अब सबसे बाहरी जो क्षेत्र है, चूँकि इसके आसपास क्या ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा दहन करता है। सबसे ज़्यादा दहन कहाँ होता है, यहीं पर। ऐसा क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा दहन हो उसे हम लोग अदीप्त क्षेत्र कहते हैं। अदीप्त या अदीप्त भी लिखा रहता है, या प्रदीप्त भी कहीं कहीं लिखा रहता है, सॉरी अप्रदीप्त भी लिखा रहता है। तो अदीप्त, अप्रदीप्त या अदीप्त अगर क्षेत्र की बात करें तो वो हमारा ज्वाला का
बाहरी क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा दहन होता है। सबसे ज़्यादा दहन होने का कारण क्या है? क्योंकि इसके आसपास ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इसकी जो ज्वाले का रंग होता है वो नीला होता है। इसीलिए बाहरी क्षेत्र को नीला क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग मध्य क्षेत्र की बात करते हैं। तो मध्य क्षेत्र में बाहरी की अपेक्षा ऑक्सीजन थोड़ा कम मिलेगा, तो यहाँ पर दहन होता है पर कम दहन होता है, दहन कम होता है। तो दहन जब कम होता है तो यहाँ पर जो है पदार्थ के कण का वाष्पन हो जाता है। कण का क्या होता है? वाष्पन। और जब कण का वाष्पन होता है तो चमकीला या पीला क्षेत्र बनता है। जब कण का क्या हो? वाष्पन हो तो चमकीला या पीला क्षेत्र बनता है। तो मध्य क्षेत्र को हम लोग चमकीला या पीला क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बाहरी क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, तो दहन की प्रक्रिया थोड़ा कम होता है, जिसके वजह से कणों का क्या होता है? वाष्पन। अब ये कण कौन हो जाएंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के कण। अब देखिए आंतरिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कार्बन के कण बिना जलीय अवस्था में रहते हैं। कार्बन के जो कण होते हैं ये क्या होते हैं? बिना जलीय अवस्था में रहते हैं। तो बिना जलीय अवस्था में कहाँ में रहते हैं? आंतरिक क्षेत्र में। इसीलिए ये काले रंग का होता है। आंतरिक क्षेत्र किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। तो आंतरिक क्षेत्र को काला क्षेत्र भी कहते हैं, मध्य क्षेत्र को पीला और चमकीला क्षेत्र भी कहते हैं, बाहरी क्षेत्र को नीला क्षेत्र भी कहते हैं। साथ ही मध्य क्षेत्र को दीप्त या प्रदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं। इसी में अगर अ लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा बाह्य क्षेत्र, लेकिन अ हटा देंगे तो वो हो जाएगा मध्य क्षेत्र। दीप्त या प्रदीप्त का मतलब है कि जिसमें सबसे ज़्यादा दहन नहीं होता है पर दहन की प्रक्रिया जो है वो होती है। तो ज्वाला के मध्य क्षेत्र में दहन होता है पर सबसे ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बाहरी क्षेत्र को मिलता है, इससे थोड़ा कम इसको, और इसको तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो ऑक्सीजन के अभाव में यहाँ पर कार्बन के कण या हाइड्रोजन के कण यानी पदार्थ के कण नहीं जल पाते हैं, तो कार्बन के कण बिना जलीय अवस्था में रहते हैं। इसीलिए जब देखिएगा ज्वाला इधर उधर नहीं जा रहा यानी स्थिर है, तो इसके ऊपर अगर हम कांच का प्लेट ले जाते हैं तो उस पर अंदर से क्या करता है? काला परत बन जाता है। वो जो काला परत होता है वो बिना जले कार्बन के ही कण होते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की जो ये वीडियो है ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं उसको भी देख लेंगे और बहुत अच्छे से उसको कवर कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए जो केमिकल इक्वेशन दिए होते हैं उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले कि आपको जो है मैं ये सिखाऊं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, है ना। इसको जानना क्या है जरूरी है। तो धातु का मतलब होता है कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। तो उतना बेसिक हमको नहीं जानना है, बस हमको धातु को पहचानने आना चाहिए कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें हमको केमिकल इक्वेशन में ये फाइंड करना होगा कि कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। अगर इसको हम लोग पहचान लेंगे तो बहुत ही आसान है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो हम लोग कैसे जानेंगे, देखेंगे कि क्या दिया है। जैसे दिया रहता है कैल्शियम, बेरियम, है ना, सोडियम, सोडियम का संकेत Na होता है, के पोटासियम। तो ये सब जो भी है इसके लास्ट में यम आ रहा है, यानी कैल्शियम लास्ट में क्या है, यम। बेरियम लास्ट में क्या आता है, यम आता है। तो अगर लास्ट में यम आए तो उसे हम लोग कहेंगे क्या है, वो एक धातु है। और हाँ, इसका एक अपवाद भी है, हीलियम। आपको पता है 6 नोबेल गैसेज हैं, अक्रिय गैस, जिसमें एक हीलियम भी है। तो ये इसके लास्ट में यम है पर ये धातु नहीं है। इसके अलावा जो भी आपको दिखे और लास्ट में अगर उसको यम दिया हुआ है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, एक धातु है। अब दूसरी बात हम लोग करते हैं कि सभी धातु में क्या यम लगा रहता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे धातु हैं जिसके लास्ट में यम नहीं लगा रहता है। एक्चुअली इसका डेफिनेशन यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। पर हमको उसमें से हम निकालेंगे थोड़ी कि अगर कोई रासायनिक समीकरण दिया है तो कौन त्याग कर रहा है, नहीं। तो हम लोग क्या पहले देखेंगे कि अगर नाम के अंत में यम लगा है तो वो धातु
हो जाएगा हीलियम को छोड़कर। और दूसरी बात, आपको कुछ धातु यहाँ दे रहे हैं, इससे बाहर कम ही चांस है कि आपको एग्जामिनेशन में आने वाला, जो ज़्यादा आने वाला है उसको दे देते हैं। जैसे आपको पता है लोहा है ना, चांदी, सोना, ये सब क्या है, धातु है। जिंक, कॉपर, जैसे लेड, मरकरी, ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। इतना बस आप क्या करिए, ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा आपको जो भी दिख जाएगा उसको आप अधातु मानकर चलेंगे, ठीक है। अब तो देखिए, लोहा का जो संकेत होता है वो Fe होता है, चांदी का Ag होता है, सिल्वर, और सोना का होता है Au, है ना। जिंक का होता है Zn, कॉपर का होता है Cu, लेड का होता है Pv, और मरकरी का होता है Hg। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो भी आपको दिखे वो क्या हो जाता है, हमारा अधातु हो जाता है। यहाँ तक कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। और धातु में आपको इतना बस क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग बहुत हद तक क्या किए हैं, धातु और अधातु को पहचानना सीख गए हैं। जैसे कि जो धातु होंगे उसके लास्ट में यम लगा होगा, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, मरकरी, सीसा यानी लेड, पीवी, और जैसे चांदी, सोना, ईटीसी, ये भी क्या है, जैसे प्लेटिनम, पीटी, ईटीसी, ये सभी भी क्या हो जाएंगे, हमारे धातु हो जाएंगे। तो ये सब धातु हैं। इसके अलावा जो भी दिखेगा वो आपका अधातु होगा। इसके अलावा जो भी आपको दिखेगा वो क्या होगा, अधातु होगा। अब देखिए, तो कोई भी रिएक्शन दिया होगा तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित किसके आधार पर करते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किसके आधार पर हम लोग करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो होता है या दुनिया में कोई भी रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, हमेशा द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान का कभी भी विनाश नहीं होता है। जैसे इधर अगर क्या है, एक रिएक्शन से अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ क्या है, कार्बन है, और यहाँ भी क्या है, कार्बन। यानी कार्बन के जो परमाणु हैं ये नष्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि सल्फर और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे और इधर CO2 बन जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। जो परमाणु इधर होगा वही इधर होगा। और दूसरी बात ये कि जितना ये इधर होगा उतना ही ये इधर होना चाहिए। जैसे कार्बन इधर एक है, इधर एक है, ऑक्सीजन इधर 2 है, तो ऑक्सीजन इधर भी क्या है, 2 है। तो कहीं ना कहीं इसका जो द्रव्यमान होगा कार्बन का द्रव्यमान आपको पता ही होगा कितना होता है, 12। अगर नहीं भी है तो आपको उसकी ज़रूरत यहाँ बैलेंस करने में नहीं पड़ने वाली। तो आप चिंता की बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। तो इसका 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 2 है कितना, 32। तो इधर टोटल कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इधर कार्बन का फिर वही 12 और ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो इधर भी जोड़ेंगे तो 44। यानी अभिकारक का द्रव्यमान और प्रतिफल का द्रव्यमान बराबर है। तो क्या कहेंगे, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। यानी द्रव्यमान दोनों में क्या है, संरक्षित है। पदार्थ भले ही कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, पर द्रव्यमान इसका बराबर है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, या कहें कि परमाणु संरक्षण के नियम के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हमारे भारतीय भवन या किसी भी बुक में दिया रहता है, और उसके आधार पर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसका नियम आप लिख लीजिए। ऐसे तो इसके 2 विधि हैं, एक हम लोग जो अनुमान विधि है उसके आधार पर इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको धातु को क्या करना है, संतुलित करना है, फिर आपको अधातु को करना है, धातु के बाद आपको अधातु को करना है, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। एक्चुअली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों भी क्या है, अधातु है, पर इसके अलावा जो अधातु होगा उसको हम लोग इसके तुलना में पहले करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का करेंगे, एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, हाइड्रोजन का। साथ में ये देखते जाएंगे कि अगर किसी को बैलेंस कर रहे हैं तो मतलब पहले जो बैलेंस किए थे उसमें चेंज भी आ रहा है, तो ये भी देखना पड़ता है। एक्चुअली ये चीज़ें आपको हम उदाहरण से बताएंगे तो ही समझ आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लेक्चर को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। सीधे उदाहरण की बात करते हैं और उसी से हमें समझ आ जाएगा। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं।
चलिए हम इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, धातु को, फिर अधातु को, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, धातु को देखते हैं। तो इसमें बताइए धातु आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन क्या अधातु, और क्लोरीन भी इसमें नहीं है तो इसको भी क्या कहेंगे, अधातु है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अधातु हो जाएगा। तो इसमें धातु नहीं है तो इसको छोड़ दिए, उसके बाद अधातु, तो क्या है क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 बना देंगे। और जैसे इसको 2 बनाए, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी ये हमारा बैलेंस हो गया। कैसे, यहाँ भी हाइड्रोजन परमाणु कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, बस। हाँ, यहाँ भी 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। एक्चुअली इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए देखिए, जैसे H2Cl2 और HCl दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे धातु को, ऊपर में यहाँ लिख देंगे तत्व, और सबसे पहले हमको लिखना है किसको, धातु को। तो धातु यहाँ नहीं है तो उसके बाद लिखेंगे अधातु को, एकदम सीरियल से। उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं है तो हाइड्रोजन को। तो इसमें 2 ही तत्व हैं। अब देखेंगे बाएं भाग में कितना है, और उसके बाद देखेंगे कि दाएं भाग में कितना है। तो बाएं भाग में पहले कितना है, यहाँ पर देखिए। इसको बैलेंस करने के बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे तो कहेगा कि अच्छे से लिख दिया है। तो बैलेंस जब इसको हम करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है 2 लगाते हैं। तो 2 जब लगाते हैं तो हाइड्रोजन क्लोरीन भी इधर भी 2 और इधर भी 2 हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन इधर भी 2 और ये भी इधर 2। उसके बाद दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें भी धातु नहीं है, और धातु में ऑक्सीजन और क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन को पहले देखते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको 2 बना देंगे। अब हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, यहाँ 2 है तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे, यानी ये भी हमारा बैलेंस हो गया। अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं, यहाँ Mg यानी मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 3 प्रकार के क्या है, तत्व हैं। तो इसको धातु अधातु में अगर हमको लिखना होगा, सबसे पहले धातु क्या है, मैग्नीशियम, उसके बाद अधातु क्या है, क्लोरीन, एंड देन ऑक्सीजन नहीं है, और सीधे क्या है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम इधर 1, इधर भी 1, बैलेंस है। क्लोरीन को बैलेंस आप करेंगे, क्लोरीन इधर 1, इधर कितना 2, तो इधर किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इधर भी 2 और इधर भी 2, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस। अब इसका अगर आप सारणी बनाना चाहेंगे तो तत्व, बायां भाग, दायां भाग, ऐसा लिख देंगे हम लोग, नहीं तो सीधे भाग। और यहाँ लिख देंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब इधर मैग्नीशियम 1, इधर भी 1, दाएं बाएं दोनों साइड। उसके बाद क्लोरीन इधर 2 है और उधर भी 2 है, देख लीजिए। और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है और उधर भी 2 है। तो ये हमारा बैलेंस है। ठीक है, अब हम लोग चौथे इक्वेशन की बात करते हैं। धातु में उससे बाहर नहीं रहेगा, चिंता मत करिए, चिंता से चतुराई घटे, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो तत्व लिखेंगे, इधर बाएं भाग, इधर दाएं भाग। ओके, समझा बच्चा। अब इधर देखो, अब सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसमें धातु कौन है। तो धातु देखिए, ये एल्युमिनियम, कैल्शियम। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम भी है और कैल्शियम भी है। तो दोनों धातु को पहले करेंगे। क्यों, एल्युमिनियम लास्ट में क्या है, यम, कैल्शियम लास्ट में यम। तो यम जब भी आ जाए तो यम से थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि यम क्या करता है, हमारे प्राण हर लेता है। मतलब केमिस्ट्री में यम क्या करता है, धातु होने का प्रमाण देता है, खाली हीलियम को छोड़कर, है ना। तो एल्युमिनियम देखिए, इधर 1 है, इधर 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, इधर 1 है। तो धातु तो पहले से बैलेंस है। अब हम लोग अधातु की बात करते हैं। तो इधर क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों क्या है, अधातु है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में देखते हैं। पहले हम लोग इसके अलावा जो अधातु है उसको देखते हैं, है ना। तो धातु के बाद हम लोग क्लोरीन को देखते हैं। इधर क्लोरीन 3 और इधर क्लोरीन 2, तो इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 2 से। जैसे ही ये करेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, इधर कैल्शियम 3 हो जाएगा, तो कैल्शियम को 3 करना पड़ेगा, और इधर एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, तो एल्युमिनियम को 2 करना पड़ेगा। तो अब हम लोग जब ऐसे कर देंगे तो आप देखते हैं
सब धातु को एक बार फिर से मिला लेते हैं कि हुआ कि नहीं, है ना। हाँ, तो एल्युमिनियम, कैल्शियम और उसके बाद क्या है, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो एल्युमिनियम को देखते हैं, इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर भी 2 है, यानी दोनों तरफ 2 है, तो बैलेंस है। या एल्युमिनियम इधर भी 2, इधर भी 2। उसके बाद कैल्शियम इधर 3 है और इधर भी 3, तो कैल्शियम भी दोनों साइड कितना है, 3 है। तो कैल्शियम को भी हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर 3 दूना 6, देखो Cl है और इसको 2 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ है, तो 3 दूना 6, तो इधर कितना है, 6 है। इधर क्लोरीन देखिए 2 तिया, देखो Cl2 है, इसको 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, तो उधर भी 6, यानी क्लोरीन कितना है, 6 है दोनों साइड में। देन उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे और हाइड्रोजन की बात करेंगे। ओके, तो ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, देखो OH है तो H भी 2 है, अगर OH2 है भाई तो H भी 2 है और O भी 2 है, यानी यहाँ पर कितना है, 2 है और इसको 3 से गुना कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। इधर ऑक्सीजन देखते हैं, इधर 3 यानी O3 क्या होगा, 2 को 3 दूना 6, इधर भी है 6, यानी ये भी क्या है, बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए, H2 कितना है, 3, 3 दूना 6, सबको छक्के लग रहा है। चलिए इधर भी देखिए H3 है 2 को, तो ये भी 3 दूना 6, तो चलिए सब बैलेंस हो गया अपना। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारा जो भड़ास है, डर, वो ख़त्म हो जाए धीरे धीरे, एग्जाम का डर। लेट्स टेक एग्जाम्पल मोर। तो अगला हम लोग देखते हैं Fe प्लस H2O। दोनों ये बात ध्यान रखिएगा कि Fe जब क्या करता है, H2O से रिएक्शन करता है तो Fe3O4 बनाता है और H2 को रिलीज करता है, और यही Fe भैया है जब ऑक्सीजन से करता है तो Fe2O3 बनाता है। हाइड्रोजन है नहीं है तो रिलीज क्या करेगा, नहीं तो अगला रिएक्शन हम लोग तीसरे गोला पर वाला सीख लेंगे। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हम आपको सिखा रहे थे उसी समय जो मैकेनिज्म था क्रिया विधि रासायनिक अभिक्रिया का, तो उसमें हम आपको बताए थे कि इसका जो होता है संयोजकता मैक्सिमम 2 होता है, और H2O से 2 प्रकार के परमाणु निकलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर आ जाएगा तो ऑक्सीजन का भी 2, तो हमारे हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि अगर कट गया तो FeO ऐसा बनना चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता भी है अदर धातु के साथ, जैसे Mg है और उसका हम H2O के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर भी जो है Mg और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 2 प्रकार के परमाणु निकलते हैं, तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो दोनों की संयोजकता 2 होती है, कट जाता है तो प्रोडक्ट हमारा MgO और लास्ट में हमारा H बच जाता है। आपको पता है FONCl और H, यानी फोन कल है। ये अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन रहता है तो उसको H ना लिखकर H2, N ना लिखकर N2, F ना लिखकर F2, O ना लिखकर O2 लिखते हैं हम रिएक्शन में। बाकी अगर इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है जो कि इसमें नहीं है, तो मैग्नीशियम को Mg2 नहीं लिखे, है ना। तो ये भी हम आपको बताए थे। तो हुआ ये कि संयोजकता की अदला बदली हुई, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता 2, मैग्नीशियम की भी 2, काट दिए तो दोनों 1-1 हो गया, तो Mg1Cl1 क्या हो गया, O1, तो 1 को तो हम लोग जनरली नहीं लिखते इसलिए MgO हो गया, और हाइड्रोजन बाहर निकला तो हाइड्रोजन को H नहीं लिखेंगे कि इसमें है तो H2 लिख दिए। तो ये बात तो हम लोग डील कर चुके थे। तो ऐसा होता है किस में, मैग्नीशियम में, लेकिन Fe के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए बोले आपको कि ध्यान रख लीजिए। अगर ऐसा होता तो हम आपको ध्यान में रखने के लिए बोलते ही नहीं, क्योंकि बहुत आसान है। जब हम बता दिए हैं बउआ तो आसान नहीं है, बहुत आसान है। तो फिलहाल वो आसान था, अब हम लोग इसको आसानी से क्या करते हैं, बैलेंस भी कर देते हैं। तो देखो नूनू, यहाँ लोहा आया है, अच्छा रिएक्शन मिटा दिए, कोई नहीं फिर से लिख लेते हैं। तो आपको पता है जो Fe है वो H2O से जब रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बनाएगा और H बाहर आ जाएगा, FONCl और क्या है H, तो इसको H2 के रूप में लिखेंगे, है ना। तो ये जब हम लोग लिख दिए तो इसमें Fe है, अब इसके लास्ट में आयरन है, रन लिखा हुआ है,
तो आपको क्या बताए, धातु में लास्ट में यम लगा होगा, नहीं तो ई सब में से कुछ रहेगा। देखो एफ ही इसी में से है, तो चिंता काहे कर रहा था कि नहीं मिला तब सर, तो देखो उसी में से आ गया एफ ही, है ना। अब जैसे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोहा को यानी धातु को, उसके बाद ऑक्सीजन को और उसके बाद हाइड्रोजन को। देखो यहाँ धातु क्या होगा, ये यहाँ क्या होगा 3, एकरा 3 बना देंगे, हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो इसको क्या करेंगे 4 बना देंगे। और उसके बाद देखो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ है 2 को, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। कितना आसानी से हम लोग संतुलित कर लेते हैं। और 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना बिहार बोर्ड वाला का एकदम फिक्स है कि देगा ही देगा, है ना। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस। आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले धातु बाबा, फिर अधातु बाबा, फिर हाइड्रोजन पोता, सॉरी ऑक्सीजन पोता, फिर हाइड्रोजन नाती। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। और आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से अपने जो आपके रासायनिक क्या होंगे, समीकरण होंगे, जो केमिकल इक्वेशन होंगे, उसको बैलेंस कर पाएंगे। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है CaOH का होल 2, इसकी रिएक्शन करवाया है, किससे करवाया भैया, HNO3 से। और रिएक्शन करके क्या बन रहा है, CaNO। अच्छा क्या बन रहा है, इसमें आपको प्रॉब्लम भी होता है, वो तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं कि लिख, अगर आपको नहीं हो रहा है तो देखिए, जैसे CaOH है तो इसमें एक मूलक आपको दिख रहा है OH हाइड्रोक्साइड, और Ca एक धातु दिख रहा है, तो ये दोनों अलग होगा। और HNO3 है तो यहाँ हाइड्रोजन और नाइट्रेट, ये एक तरह का उभय विस्थापन अभिक्रिया है। आई बात समझ में, तो ये प्लस माइनस हो गया। उभय विस्थापन में आपको बताए थे कि अभिकारक भी दो रहता है और प्रतिफल भी दो रहता है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो प्लस है इसके माइनस से रिएक्शन करेगा, यानी इसका प्लस इसका माइनस इसके साथ रिएक्शन करेगा, और इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्शन करता है। अब देखिए नाइट्रेट की संयोजकता 1 होती है और कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। ये संयोजकता भी हम आपको बता रखे हैं, पिछली वीडियो को आप देख लीजिए। सीधे रजाई में सुतल रहिएगा तो इससे एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है, वो वाला फिर सिस्टम हो जाएगा। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे दुनिया की तन्हाई में, मैं बहुत खुश हूँ अपनी रजाई में, है ना। तो यहाँ Ca1 हो जाएगा और NO3 2 हो जाएगा, इसका होल 2। 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, तो पहला प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। अब दूसरा है ये, तो इसकी संयोजकता भी 1 और इसकी संयोजकता भी 1, तो क्या लिखा जाएगा H1OH1। तो होना तो ये चाहिए, लेकिन H1OH1 को ही हम लोग H2O के रूप में लिखते हैं, यानी H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या बनाता है, H2O, यानी जल बनाता है। ओके, अंडरस्टूड। एक ही मेथड याद रखिए, पहले धातु अधातु और फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। देखिए अभी फिर से हम उसी विधि से इसको बताते हैं। CaOH का होल 2 है या होल 2 कह लो, उसके बाद HNO3 रिएक्शन करके बनाएगा CaNO3 का होल 2 और क्या बनाएगा H2O। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैल्शियम बैलेंस। अब है नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन 1 इधर 2, तो यहाँ कितना करेंगे 2। इसको नाइट्रोजन को 2 करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और 2 4, हाइड्रोजन है यहाँ पर कितना 2, तो इसको 2 से गुना करेंगे हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 किए थे तो ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8, तो बैलेंस हो गया। बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन देगा वो 100% आपको धातु अधातु से ही बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिजाइन अकॉर्डिंग टू क्लास होता है। अब इस विधि से, जिस विधि से हम धातु अधातु हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कर रहे हैं, इस विधि से सारे क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकते हैं। तो एक लेवल होता है सर, जिसको आपको क्या करना है, जानना है। दूसरा हमको क्या करना है, एल्युमिनियम वाला जो दिया है उसको बनाना है। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा AlCl3 प्लस Cu। अच्छा देखो नीनू, यहाँ पर Al2 नहीं दिया हुआ है और यहाँ Cl2 नहीं दिया हुआ है, जबकि यहाँ अगर ऑक्सीजन रहता या नाइट्रोजन रहता तो क्या रहता, N2 दिया रहता, लेकिन यहाँ नहीं दिया है। तो क्यों नहीं दिया है, क्योंकि FON फोन कल है,
फ़ोन कल है ना, ये नहीं है। अगर F रहता, अगर यहाँ F का बात करते हैं हम लोग तो F2 होता। इसमें से अगर कुछ नहीं रहेगा ना तो ऐसे ही लिखा रहेगा, अगर उसमें से कुछ है तो उसको टू की फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले धातु एल्यूमिनियम, लास्ट में यम, तो ये धातु है। कॉपर, ये भी धातु है, इसमें देख लो, कॉपर यानी तांबा, उसमें है, देख लो। उसके बाद क्लोरीन अधातु है। तो सबसे पहले हम धातु को बैलेंस करेंगे, तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम बैलेंस, कॉपर कॉपर बैलेंस। उसके बाद अधातु यहाँ क्या है, 2 है क्लोरीन, और यहाँ 3 गो, तो इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से, तब न 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो 3 से गुना करेंगे तो कॉपर हो जाएगा 3 गो, 2 से करेंगे तो एल्युमिनियम 2। कितना आसान था भैया। तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है बच्चों, जो भी रासायनिक समीकरण है उसको बैलेंस कर लेना है। सबसे पहले धातु बाबा, फिर अधातु पोता, फिर ऑक्सीजन नती, फिर हाइड्रोजन पोता। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, देखना है और चलते जाना है। धातु को पहचानने का ट्रिक आपको बता दिए, या तो लास्ट में यम वाला कोई आएगा, एल्युमिनियम बेरियम है ना, उस समय से कुछ आएगा, या फिर आपको ये जो धातु है ये मिल सकते हैं। तो इसमें से जो ज़्यादा मिलता है उसको भी आप बता देते हैं। तुमको आयरन, जिंक और कॉपर और ये एजी, यही ज़्यादा मिलेगा। बाकी ये सब ऐसा समझ लो कि जब बैलेंस करने देगा तो ये सब देगा ही नहीं, यानी ये मार सकते हो। 4 को खाली याद रख लो, जिसमें क्या होगा लास्ट में यम नहीं लगा होगा। क्या क्या, FeZnPvAg है ना, यानी आयरन, जिंक, लेड, सिल्वर। ओके बच्चा पार्टी, तो आज की वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट लेसन था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसको हमने फुल्ली क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।